वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के नवीनतम पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2022-23 की परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो चाहे 22 में हो, चाहे 23 में हो, 24 में हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है यह सिलेबस, चूँकि वही सिलेबस रहेगा। तो बात करेंगे आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर या बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आप बीए में है, बीएससी में है, होम साइंस लिए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और पेपर का नाम आपके है, पेपर का नाम क्या है देखिए यहाँ पर। कोर्स टाइटल जो है आपका पेपर का नाम एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, देख सकते हो आप यहाँ पर एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका मतलब समझ रहे, एडवांस माने होता है उन्नत, बढ़िया किस्म का, ठीक है। और न्यूट्रिशन माने होता है पोषण या भोजन, ठीक, खास करके पोषण, ठीक। तो उत्तम या फिर उन्नत पोषण एवं मानव विकास, यही आपको पढ़ना है। ये बीए जो है सेकंड ईयर में वैसे भी पुराना सिलेबस भी यही था जो आप लोग पढ़ते थे, ठीक। तो हालांकि वही चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ नया जो है चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा, विस्तार से चर्चा करने का प्रयास रहेगा। सब्जेक्ट है होम साइंस आपका। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको जो है जो चैप्टर वाइज जो लेक्चर्स होंगे वो आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपकी क्लासेस हो लाइव फॉर्म में तो आप आसानी से लाइव क्लासेस अटेंड कर सकें। ओके, तो हिंदी और अंग्रेजी, मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका सिलेबस होगा। अंग्रेजी में आपके समक्ष दिखाई पड़ेगा, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप हिंदी में लिख भी सकते हो, मैं बोल के लिखवा भी दूंगा आपको सिलेबस, तो लिख भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपका, और देखेंगे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा नंबर पर ही देख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है होम साइंस। तो 70 नंबर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मिलेगा, बाकी 25 नंबर जो है ये आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोर्स जो है कुछ होते हैं जी कि सिलेबस को पढ़ने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे या सिलेबस पढ़ लेंगी तो उसके बाद में आपके अंदर किन 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 चीज़ों का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ही आप अन्य मामलों में किस प्रकार से लोगों से आगे होंगे, अगर आपने इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी, मतलब हेल्दी मील एंड वायरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। यानी कि आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ करके क्या कर सकेंगे, जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में स्वस्थ भोजन के महत्व के बारे में आप जागरूक हो सकेंगे और समाज में जागरूकता फैला भी सकेंगे। तो ये भी इसका उद्देश्य रहा। इसके अलावा जो है इनक्लूकेट हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस एमंग स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मतलब है छात्रों के बीच स्वस्थ खाने की जो प्रथाएं हैं उनको शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट स्किल ऑफ मील प्लानिंग फॉर डिफरेंट जो है फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स माने होता है एक प्रकार से शारीरिक जो समूह होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। यानी तमाम प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं उनके लिए भोजन योजना तैयार करना, यानी कि मील प्लानिंग करना, ठीक है। भोजन योजना किस प्रकार से तमाम समूहों के लिए तैयार करना है, तो किस समूह के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप जान सकेंगे, ठीक। तो इसके आपका स्किल यानी कौशल का विकास होगा ये पढ़ने के बाद में। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास, जैसे एक्सप्लेन द फिजिकल एंड जो है साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड स्टेजेस, यानी कि आप जो है मध्य बचपन के समय में, यानी कि जो बचपन का समय होता है, मिडिल मतलब कि चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंट की बात की जाए, ठीक है, यानी कि जो किशोरावस्था आपका होता है, बाल्यावस्था होती है, इन सभी के बारे में यहाँ पर चीज़ें समझने को आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आप जो है इस एज यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि जो मध्य का बचपन आपका बचपना होता है,
इसके अलावा किशोरावस्था, इसके अलावा वयस्कता, यानी कि जब ये सब चीज़ें आती हैं इस समय में किस प्रकार से मनुष्य का मनोवैज्ञानिक यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के, उन विकास के तमाम प्रकार के तत्वों के बारे में व्यक्ति जान सकेगा। इसके अलावा आइडेंटिटी द बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक और पर्यावरणीय कारकों की पहचान आप कर सकेंगे पढ़ने के बाद में। इसके अलावा लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड डेवलपमेंट टास्क ऑफ मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, एडोलसेंस एंड एडल्ट स्टेज, यानी कि आप मध्य बचपन के समय में या फिर इसके बाद में किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, इन सभी जो है अवस्थाओं के दौरान, वर्षों के दौरान इन सभी तमाम प्रकार के विकासात्मक कार्यों के प्रति आपकी रुचि पैदा होगी और आप अच्छे तरीके से हर मामले में स्किल आपकी डेवलप होगी। तो इस सिलेबस का, इस पाठ्यक्रम का यह उद्देश्य रखा गया है और इसलिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। क्रेडिट्स अंक आपके 4 हैं और कोर कंपलसरी इलेक्टिव थियरी है। मैक्सिमम मार्क्स की बात की तो 25 + 75 आप देख सकते हो यहाँ पर। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात की है तो यहाँ पर लगभग 40 होगा दोनों को मिला करके। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा टॉपिक्स है, यूनिट इधर है और नंबर ऑफ़ लेक्चर्स यहाँ पर है जो लेक्चर्स होंगे। हालांकि लेक्चर्स मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा कितने लेक्चर्स आपको देने हैं किस यूनिट से, मैं विस्तार से उसको बताने का प्रयास करूँगा जब भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ओके, तो चलिए हम चर्चा करते थोड़ा सा और जानते हैं आखिरकार आपके इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, 4 इन सब में क्या है। वैसे आपको बता दूं आपका सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी बटा हुआ है। पार्ट 1 में जो शुरुआती 4 इकाइयाँ हैं उनको समाहित किया गया है और पार्ट 2 में जो है लास्ट की जो 4 इकाइयाँ उनको समाहित किया गया है। ठीक, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी 2 पेपर करवा रही तो शुरुआत के 4 मतलब कि जो, यानी कि जो इसमें बात की जाए खास करके जो है उन्नत जो पोषण है, यानी कि जो एडवांस जो न्यूट्रिशन है, ये पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट इकाई टू 4 इकाई तक। और जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है ये इकाई 4 से लेकर के इकाई 8 तक समाहित किया गया है। तो ये पेपर 2 भी आपका बन सकता है किसी समय में। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करता हूँ। चलिए, पहली इकाई आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। देखिए, हमको क्या पढ़ना है, मील प्लानिंग। मील प्लानिंग मतलब क्या होता है, भोजन योजना। ठीक है, या भोजन को कैसे तैयार करना है, किन किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना होता है भोजन को तैयार करते समय, परिवार में कितने लोग हैं, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की रुचि क्या है, कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई तीखा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, किसी को ज़्यादा पोषण की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा विटामिन की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा खनिज लवण की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा मिनरल्स की आवश्यकता है। ये तमाम प्रकार के पहलुओं पर एक गृहिणी को फोकस करना होता है और ख़ास करके इसीलिए इस चैप्टर्स को गृह विज्ञान में रखा जाता है। ठीक, तो मील प्लानिंग यानी भोजन योजना बनाने के लिए मतलब भोजन योजना, इसके बारे में विस्तार समझना पड़ेगा। भोजन योजना किसे कहते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन, परिभाषा जाननी होगी। इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंस क्या है दैनिक जीवन में और एक गृहिणी के लिए और एक परिवार को सुसज्जित तरीके से चलाने के लिए इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इसको समझेंगे, इम्पोर्टेंस समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, यानी कि जो भोजन योजना होती है, ये भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। उन तत्वों के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करने को मिलेगा, पढ़ेंगे हम विस्तार से। यानी कि जैसे मैंने बताया नहीं, कोई तीखा खाता है, कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई जो है किसी को ज़्यादा विटामिन की आवश्यकता है, इसी प्रकार से। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से आपका भोजन जो योजना होती है भोजन की, यानी मील प्लानिंग होती है, वो बदल भी जाती है और उसी के हिसाब से खास करके मील प्लानिंग की जाती है विभिन्न कारकों को ध्यान में रख करके कि हमारे परिवार में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बैलेंस डाइट एंड आरडीए। बैलेंस डाइट की बात की जाए, यानी कि बैलेंस डाइट को हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं, लिख लीजिएगा, संतुलित आहार। आरडीए की अगर मैं बात करूं तो आरडीए की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या होता है फुल फॉर्म, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि इसका मतलब होता है हिंदी में अनुशंसित आहार भत्ता। यानी कि किस प्रकार से कौन कौन से भोजन करने चाहिए, इसको लेकर के आरडीए फैक्टर होता है, एक मानक होता है कि ये चीज़ अगर हम खाएंगे
तो हमको इस प्रकार से होगा, ये मिलेगा। ये एक प्रकार से अनुशंसित यानी कि रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें हमको करनी। जैसे कि आपको वीडियो कभी कभी, जैसे कि आप यहाँ पर होम साइंस का लेक्चर देख रहे हैं या देख रही हैं, तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट होगा तो हिंदी या फिर जियोग्राफी या सोशियोलॉजी होगा तो नीचे आपको रिकमेंड करेगा कि आप जियोग्राफी का भी देख सकते हैं, सोशियोलॉजी का भी देख सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट का। वैसे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। आप हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं और जल्द ही आपका जो है लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, उसको भी देखिएगा। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भोजन योजना एंड मील प्लानिंग, उसके बाद में उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस यानी प्रभाव, ठीक है, यानी महत्व, और फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग यानी कि जो भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में, और बैलेंस डाइट यानी कि जो संतुलित आहार होता है उसके बारे में, और RDA के बारे में। ओके, आगे बढ़ते। तो ये आपका इकाई 1 यहाँ पर समाप्त होगा। इकाई 2 में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो है न्यूट्रिशन जो है ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी माने होता है खास करके जब आप जो है शैशवावस्था के दौरान होते हैं। शैशवावस्था में क्या आपको न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, क्या आपका पोषण होना चाहिए, शैशवावस्था में बच्चे को क्या क्या चीज़ें खिलाना चाहिए, और कितने कितने समय पर कैसे कैसे क्या चीज़ उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ड्यूरिंग माने होता है उस समय, शैशवावस्था के दौरान। ड्यूरिंग माने क्या होता है, दौरान। किसके दौरान, इन्फेंसी के दौरान यानी शैशवावस्था के दौरान। इसके अलावा एंड चाइल्डहुड, एंड माने और, चाइल्डहुड माने क्या होता है, चाइल्डहुड माने होता है बचपन। तो बचपन और शैशवावस्था या शैशवावस्था और बचपन के दौरान जो उन्नत पोषण होता है आपका वो क्या होना चाहिए, यानी कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें हमको देनी चाहिए ठीक पोषण में। इसके अलावा जैसे कि जो है क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है इस दौरान, शैशवावस्था और बचपना के दौरान पोषण की क्या आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की, और इसके अलावा RDA क्या होती है इस समय, यानी क्या चीज़ें रिकमेंडेड होती हैं, यानी कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो क्या कहता है, जो है खास करके इन्फेंसी और चाइल्डहुड को लेकर के क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि आहार योजना जिसको आप कहते हैं उसी को डाइट प्लान कहते हैं। तो वो क्या होनी चाहिए खास करके इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दौरान, यानी कि शैशवावस्था और आपका बाल्यावस्था जिसको यानी बचपना कहते हैं उसके दौरान। आगे बढ़ते तो इस प्रकार से आप इकाई 2 यहाँ पर पढ़ लेंगे, इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा आपका। इकाई 3 की अगर हम बात करें, समझ में आ रहा है ना, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बताइए कि और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए और क्या चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं, और आपका हिस्ट्री का अभी आप लोगों ने रात के 8 बजे से देखा ही होगा, अपलोड हो चुका है, ठीक, हिस्ट्री का आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगला है आपका बात करते हैं जो है थर्ड इकाई आपकी है, यानी कि यूनिट नंबर 3, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग। अब न्यूट्रिशन यानी पोषण किसके दौरान, देखें, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस माने क्या होता है, किशोरा अवस्था, यानी किशोरा अवस्था के दौरान आपका न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होना चाहिए। इसके अलावा अडल्टहुड, एडल्टहुड माने क्या होता है, एडल्टहुड माने होता है वयस्कता के दौरान, जब आप यंग एज के हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो एक वयस्क पुरुष के लिए क्या पोषण हो सकता है, क्या पोषण उसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व उपयोगी हो सकते हैं, ये पढ़ना है हमको, ठीक। इसके अलावा ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, तो किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी जो है एज के दौरान यानी वृद्धावस्था में और वयस्कावस्था में और किशोरावस्था में, इन सभी के दौरान क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए मतलब हम लोगों का, और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता, पोषण की क्या आवश्यकता है इस दौरान, और RDA क्या होना चाहिए, और डाइट प्लान यानी आहार योजना क्या होनी चाहिए, ठीक। इन तमाम पहलुओं पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से इन्फेंसी और जो है बचपना के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान देखा, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इसके अलावा आपका जो है एडल्टहुड के बाद में क्या है आपका एडोलसेंस और ओल्ड एज, इन सभी अवस्थाओं के दौरान ये सब एज होती है, एज ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, कि शुरुआत में बच्चा शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था यानी बचपना, बाल्यावस्था के बाद में बच्चा किस में जाता है, बाल्यावस्था के बाद में आप देखिएगा तो जो है वयस्क अवस्था, किशोरावस्था आती है, यानी ठीक है, एडोलसेंस, और किशोरावस्था के बाद में वयस्क अवस्था आती है। वयस्क अवस्था मतलब क्या होता है
ठीक है। वयस्क अवस्था माने क्या होता है? वयस्क माने आपका एडल्टहुड, ओके। और ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। तो पूरे के पूरे मनुष्य के जो एज ग्रुप है इसके दौरान क्या क्या चीज़ें किस किस को खानी चाहिए ये हमको पढ़ना है खास करके। आगे समझते हैं आपकी चौथी इकाई। चौथी इकाई जो है न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, किसी विशेष जब पोषण हमको लेना हो किसी विशेष स्थिति में। अब वो विशेष स्थिति कौन सी हो सकती है? एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, जब स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं उस गर्भ धारण काल में उनको क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको विटामिन्स में पोषण में किन किन चीज़ों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, उनके किन किन पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। और इसके अलावा लैक्टेशन, लैक्टेशन माने होता है स्तनपान, यानी जब जो है एक तो गर्भावस्था के दौरान जब महिलाओं के मतलब गर्भ धारण करती हैं और 9 महीने तक, उसमें जो कहीं ना कहीं पे जो डाइट प्लान होता है उस एज का, उस मतलब लगभग उस समय का, उस जो है टाइम का, उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान मतलब कि क्या क्या खाना पहनना चाहिए, मतलब कि क्या क्या खाना चाहिए और कैसे कैसे डाइट प्लान करना चाहिए ये समझना है। इसके बाद में लैक्टेशन यानी स्तनपान, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में महिलाएं स्तनपान करवाती हैं, तो स्तनपान के दौरान क्या क्या उनको खाना चाहिए ताकि जो है अच्छे तरीके से जो है बच्चे का विकास हो सके, बच्चों के अंदर भी और उसके दुग्ध में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सके, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट हो सके, चाहे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और चाहे वो फिजिकली डेवलपमेंट हो बच्चे का। ठीक, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए खास करके प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था के दौरान स्त्रियों का क्या भोजन होना चाहिए, क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, क्या आरडीए यानी होना चाहिए, इन तमाम प्रकार के और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होने, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसको हमको समझना है। ये इकाई आपकी 4 हो गई। तो यहाँ तक आपने लगभग समझ लिया तमाम प्रकार के पहलुओं को। तो ये हो गया आपका उन्नत पोषण वाला पूरा का पूरा पोर्शन समाप्त, यानी पार्ट ए आपका फिनिश्ड, ओके। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 पर। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 में आप देखिएगा, देखिए 5वीं इकाई आपकी आती है, उसके अंदर 6वीं 7वीं और 8वीं। ठीक, तो देखिए 5th यूनिट आपकी है मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स मतलब क्या होता है, यानी कि जो बाल्यावस्था है आपकी उसकी जो मध्य अवस्था है, बाल्य मध्यावस्था, यानी कि जो बाल्यावस्था की जो मध्य एरिया मध्य एज होती है, जो मध्य समय होता है उसके बारे में। डेवलपमेंट कैसे होता है, टास्क और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, यानी मिडिल चाइल्डहुड पीरियड में उस समय के दौरान कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, टास्क माने कुछ कार्य होते हैं उनके, तो क्या क्या कार्य होते हैं और किस किस प्रकार से उनके कार्यों का विकास और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं का विकास मिडिल चाइल्डहुड के दौरान बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उनके कार्यों का कार्यात्मक विकास बच्चों का और विशेषताओं का विकास, उनमें क्या क्या विशेषताएं डेवलप होती हैं, क्या क्या टास्क डेवलप होते हैं बच्चों के अंदर, खास करके मिडिल चाइल्डहुड पीरियड में, ये हमको पढ़ना है। और उसी में आप देखिएगा जैसे कि क्या क्या डेवलपमेंट और हमको पढ़ना है इसी में, शैशवा अवस्था मतलब कि जो है मिडिल चाइल्डहुड के दौरान ही हमको फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल माने एक प्रकार से शारीरिक तरीके का डेवलपमेंट जो होता है उसको यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो शारीरिक डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट यहाँ पर हमको दे जानना है, शरीर की का डेवलपमेंट उसका कैसा होता है और किस प्रकार से उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है और किस प्रकार से उसका उपयोग वो करता है और किस प्रकार से सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ मिडिल चाइल्डहुड एज, जो है स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट ना बोल करके आप इसको जो है चिल्ड्रन बोल सकते हैं, बच्चा बोल सकते हैं। तो उसका सोशल यानी सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास और इमोशनल यानी भावात्मक विकास। तो सामाजिक और भावात्मक विकास कैसे होता है उसका मिडिल चाइल्डहुड अवस्था के दौरान, यानी कि मध्य चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बाल्यावस्था आपका जो होती है उसी को। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ज्ञान संबंधी विकास, बच्चे का ज्ञान कितने लेवल पर बढ़ता है और क्या क्या ज्ञान में विकास होता है उसका, इसको जानना है। इसके अलावा
जो है हमको लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, उसकी भाषा का विकास जो होता है वो कैसे होता है खास करके इस दौरान, यानी कि किस दौरान बाबू, तो मिडिल चाइल्डहुड पीरियड के दौरान। मिडिल चाइल्डहुड पीरियड के दौरान फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और भावात्मक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, भाषा विकास और शारीरिक और मोटार विकास जो होता है, ये खास करके बच्चे का कैसे होता है मिडिल चाइल्डहुड अवस्था के दौरान। ओके, ये हमको पढ़ना इकाई 5 के अंतर्गत। अब इसी प्रकार से इकाई 6 में हम क्या किसके बारे में, प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। प्यूबर्टी माने होता है जो यौन अवस्था, यानी कि जब आप युवा होते हैं, थोड़ा सा किशोरा जिसको कहते हैं, मतलब कि यौन अवस्था और किशोरावस्था दोनों को मिला लें तो प्यूबर्टी माने होता है कि जब आप मतलब एकदम से युवा अवस्था जिसको कहते हैं उसी को प्यूबर्टी कहते हैं अंग्रेजी में। एडोलसेंस को किशोरावस्था कहते हैं। तो खास करके किशोरावस्था और यौनावस्था, इन अवस्थाओं में किस प्रकार के टास्क का विकास होता है व्यक्तियों के अंतर्गत, यानी कि डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला पॉइंट, यानी टास्क माने कार्य, तो कार्यात्मक और विशेषताएं उसके अंदर क्या क्या डेवलप होती हैं इसको पढ़ना है। इसके बाद में सिग्निफिकेंस फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस इन प्यूबर्टी, यानी कि यौनावस्था और किशोरावस्था के दौरान जो व्यक्ति होते हैं उनमें शारीरिक और हार्मोनल जो परिवर्तन होता है, फिजिकली और हार्मोनल जो परिवर्तन होता है, शारीरिक और हार्मोनल उनके चेंजमेंट को जो परिवर्तन होता है शरीर में, चाहे वो शरीर में परिवर्तन हो रहा, शरीर बढ़ रही होती है, आप देखते हैं जो है अलग अलग प्रकार से स्त्रियों में अलग तरीके का विकास होता है और जो है पुरुषों में अलग विकास होता है। इन तमाम पहलुओं पर भी नज़र डालने का प्रयास रहेगा। तो इस चेंजेस इन प्यूबर्टी, तो इस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सेल्फ एंड आइडेंटिटी, यानी आत्म का विकास कैसे होता है और आइडेंटिटी अपनी पहचान की विकास कैसे होती है इस समय में खास करके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व और जो आइडेंटिटी पहचान और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का विकास, पहचान और व्यक्तित्व आत्म, इन सभी का विकास खास करके और उनका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे होता है और किस समय काल की बात कर रहा है, प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस अवस्था में। ठीक, यानी कि यौनावस्था और किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे का आत्म होता है, आत्मसम्मान, गौरव, व्यक्तित्व और इसके अलावा आइडेंटिटी यानी पहचान, इन तमाम प्रकार के विकास को यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आएगा फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप, यानी कि जो है क्या होती है खास करके परिवार और जो सहकर्मी संबंध होते हैं उनमें समस्याओं को लेकर के यहाँ पर मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप, यानी कि परिवार और सहकर्मियों के साथ क्या संबंध होते हैं बच्चों के इस समय, खास करके यौनावस्था और किशोरावस्था में बच्चे जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो किस प्रकार के संबंध रखती हैं अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ और अपने सहकर्मियों, अपने सहपाठियों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं या आती हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं प्यूबर्टी और एडोलसेंस के दौरान, चूँकि ये बनने और बिगड़ने का यही समय होता है, यौनावस्था और किशोरावस्था, खास करके किशोरावस्था और यौनावस्था दोनों। तो इसमें प्रॉब्लम जैसे कि ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़, यानी इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग दवाओं का सेवन कर लेते, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब का दुरुपयोग करते हैं, मादक द्रव्य व्यसन करते हैं, गुटखा, बीड़ी, शराब, चरस, अफीम, हीरोइन फूंकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ों का जो है क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जो कि जो है शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बिल्कुल बेकार चीज़ है। आपके मानसिक जो कहीं न कहीं पे जो उपलब्धि होती है उसको ख़त्म कर देती है, आपकी सोचने, समझने और परखने की क्षमता को छीन कर देता है ये जो मादक द्रव्य व्यसन या फिर जो है मदिरा पान या फिर जो है मादक द्रव्य व्यसन होता है ये सब। ठीक, तो ये खास करके इस समय बढ़ता है। इसके अलावा यस्टडी मतलब क्या होता है, इसी दौरान यौनावस्था और किशोरावस्था के दौरान ही यस्टडी एक प्रकार से बात की जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती है,
यौन संचारित रोग होते हैं ये इसी समय होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा HIV एंड एड्स नामक रोग भी इसी समय हो सकता है आपका, यानी ह्यूमन जो है इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है इसी समय फैल सकता है एडोलसेंस और प्यूबर्टी एज में ही अवस्था में, तो ये सब समस्याएं होती हैं खास करके। इसके अलावा टीन एज प्रेगनेंसी, यानी कि टीन एज में ही प्रेगनेंसी, यानी कि जो किशोरावस्था के दौरान ही गर्भावस्था धारण कर लेना, ये भी एक समस्या खास करके उत्पन्न होती है। तो ये सब समस्याओं पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नवीन जो चैप्टर्स हैं जो कि आपको जानकारी के लिए जो है सिलेबस में रखे गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ तक हमको पढ़ना पड़ेगा और बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस रखा गया है। निश्चित तौर पर व्यक्तित्व के विकास में यह सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो एक बार सिलेबस के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के हिसाब से भी बेस्ट है। थोड़ा सा एक प्रकार से इसका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पूरा क्लियर जानकारी हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध करवा देनी चाहिए। वैसे आप उपलब्ध करवा रहे हैं, मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी और ख़ास करके उसके बाद से आप देखिएगा तो उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे सिलेबस की बात हो और चाहे अन्य सब्जेक्ट्स के जो है मतलब के बारे में जानकारी की बात हो, आप धीरे धीरे कर रहे हैं। आगे बात करेंगे 7वां आपका जो इकाई है उसके अंतर्गत कॉग्निटिव लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस माने आप समझ ही रहे होंगे, एडोलसेंस माने किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान खास करके क्या होता है, इसी मतलब विकास का चहुमुखी, बच्चे का चहुमुखी विकास किशोरावस्था में ही होता है। बच्चा अगर बनना चाहता है, बच्चा बच्ची मतलब कहने का मतलब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, दोनों को, बच्चे मतलब मेरे कहने का मतलब है दोनों, ठीक। तो बनने और बिगड़ने का जो समय होता है वो यही होता है एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था। तो इसी में मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, ओके। और खास करके लैंग्वेज यानी भाषाई विकास। तो भाषाई विकास और मोरल यानी नैतिक डेवलपमेंट इस दौरान, ठीक। तो इसके बारे में हमको जो है कॉग्निटिव यानी ज्ञान संबंधी जो चीज़ें हैं, ज्ञान, उसका नैतिक विकास और मतलब कि संज्ञानात्मक ज्ञान, यानी कि जिसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कितना उसको हो गया। लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में कितना ज्ञान प्राप्त किया। नैतिकता का विकास उसके अंदर कैसे हुआ, इन सभी का विकास समझना है। चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वो भाषाई विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो यानी मोरल विकास हो। इसका डेवलपमेंट ड्यूरिंग यानी किसके दौरान, एडोलसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। इसके अलावा कुछ पॉइंट है आप देखेंगे, पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आप देखेंगे जो है संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से यहाँ पर जो है इसका परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस माने होता है बुद्धि, बुद्धि का विकास, और क्रिएटिविटी माने होता है रचनात्मकता। बच्चे के अंतर्गत आप देखेंगे तो कुछ टेक्निकली यानी रचनात्मकता, कुछ टेक्निकल काम करने लगे, खास करके कुछ क्रिएटिविटी के उसके अंदर कुछ कार्यात्मक क्षमता का विकास होता है, कुछ कला का विकास होता है बच्चे के अंतर्गत, ठीक। तो उसके बारे में खास करके एडोलसेंस के दौरान ही, तो वो कैसे होता है, उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें विकास में आती हैं, इसको समझेंगे। इसके अलावा एडोलसेंस लैंग्वेज, मतलब एडोलसेंट लैंग्वेज, यानी कि जो किशोर की भाषा होती है, किशोरावस्था के बच्चों की, बच्चियों की जो भाषा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एडोलसेंट मोरलिटी, यानी कि उनकी नैतिकता कैसी होती है, यानी वो दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने घर के या अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी मोरल विकास कैसे हुआ उनका, मतलब कि चाहे वो बात की जाए व्यक्तित्व के विकास की और चाहे बात की जाए मोरल डेवलपमेंट की, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट की, चाहे बात की जाए जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो सारे डेवलपमेंट के बारे में उनके अंदर किस प्रकार से चेंजमेंट आता है और क्या रिएक्ट करते हैं वो लोगों के प्रति, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर मज़ा आएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सिलेबस आ चुका है। विधिवत विस्तार से मैं पढ़ाने का प्रयास, शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ हमेशा से बना हुआ है और लगभग 4-5 वर्षों का जो है अनुभव के साथ मैं बताने का प्रयास करता हूं। पिछले आप देखेंगे लगभग 5 वर्षों से मैं लगातार आपके लिए पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को, और पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं ये अनुभव भी हो चुका है, खास करके आप लोगों के सहयोग से। तो जो आप आसानी से पढ़ करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मॉडल पेपर, PDF नोट्स, इसके अलावा कुछ जो है चैप्टर वाइज लेक्चर्स,
तमाम प्रकार की फैसिलिटी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा दी जाती है। हमारा आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स, वहाँ पर PDF नोट्स आपके सेंड किए जाते हैं। ठीक, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही है। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही है, स्पेस नहीं देना, क्यों शुक्ला स्टडी पॉइंट डायरेक्ट लिख देना है। ठीक, इसके अलावा आप और देखेंगे फेसबुक के माध्यम से शिवम शुक्ला के नाम से, तो आप हर जगह हमको फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको दी ही जाती हैं, जानकारी। आगे समझते हैं। आपकी लास्ट इकाई है, यानी कि लास्ट यूनिट इन दिस सिलेबस। क्या सिलेबस का लास्ट यूनिट है? इंट्रोडक्शन टू जो है एडल्टहुड। एडल्टहुड माने क्या होता है? एडल्टहुड माने होता है आपका, खास करके मेरे हिसाब, एडल्टहुड माने क्या होता है आपका? एडल्टहुड जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, खास करके वयस्क जब आप हो जाते हैं, एक वयस्क व्यक्ति मतलब क्या होता है कि अब वो परिपक्व हो चुका है। ठीक, तो परिपक्वता की अवस्था में, यानी वयस्क व्यक्ति की बात की, एडल्टहुड। ठीक, तो इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हमको वयस्कों के परिचय को जानना है कि किस व्यक्तियों को हम वयस्क कहते हैं और किस दौरान, मतलब कि किस एज ग्रुप के व्यक्तियों को हम एडल्ट कह सकते हैं। ठीक, एडल्टहुड। आगे समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसका हमको समझना है। ठीक, संकल्पना समझनी है एडल्टहुड की। इसके अलावा मतलब कि ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलसेंस टू एडल्टहुड, यानी एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस मतलब क्या होता है आपका जो है युवावस्था। ठीक, एडोलसेंस माने क्या होता है? युवावस्था, जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं। एडोलसेंस को युवावस्था, एडोलसेंस या किशोरावस्था, बात एक ही है, लगभग एक ही दौरान के हैं। कुछ थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी एक ही एज का मान सकते हैं आप, एक ही वर्षीय, लगभग समकालीन मान सकते हैं। तो एडोलसेंस से ले करके एडल्टहुड आने तक का, यानी कि जो संस्करण रहा है, जो एक प्रकार से संक्रमण रहा है उस दौरान, यानी एडोलसेंस और एडल्टहुड बनने में के बीच का जो कहीं ना कहीं पे जो हिस्सा रहा है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ बीच का समय होता है, यानी एडल्टहुड यानी किशोर है, किशोर के बाद में डायरेक्ट तो एडल्ट हो नहीं जाएगा, किशोर के बाद में कुछ जगह मिलेगी संक्रमण काल, तो वो चीज़ उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडल्टहुड, डेवलपमेंट टास्क यानी कि उसके जो विकासात्मक कार्य हैं एडल्टहुड के, यानी वयस्कों के या वयस्कावस्था के। ठीक है, वयस्कावस्था के जो टास्क हैं, यानी कि जो विकासात्मक कार्य हैं, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। कार्यों का विकास उनके कैसे होता है। फिजिकल एंड जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम यंग एडल्टहुड, यानी कि जो है युवा वयस्क होते हैं टू लेट एडल्टहुड, तो इनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। शारीरिक परिवर्तन में कैसे होता है, साइकोलॉजी मतलब कि जो है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किस प्रकार से उनके शारीरिक परिवर्तन होता है, किस दौरान, जब वो यंग होते हैं, और एडल्टहुड यानी यंग वयस्क के अवस्था के दौरान, लगभग जो है लेट एडल्टहुड की अगर मैं बात करूँ, तो उस दौरान किस प्रकार से उनमें विकास होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो यंग यानी कि जब वो युवा एडल्टहुड हो उस समय, यानी कि युवा वयस्क हो, तब उनके शरीर में कैसा परिवर्तन होता है, और जब वो खास करके जब बहुत ज़्यादा दिन बीत जाए उनको वयस्क होते हुए, यानी कि जब वयस्क की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं वो एकदम से, कि हाँ वयस्क हो चुके, एकदम से जैन जिसको कहते हैं, तो उस समय पहुंचने पर उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है उसको जानना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खास करके जब आप वयस्क हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, वो, और एडजस्टमेंट जो होता है एक प्रकार से, एडजस्टमेंट यानी समायोजन, तो जिम्मेदारियां और समायोजन आपको अपने आप में करना होता है। तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती तो उन जिम्मेदारियों को आपको निर्वहन करना पड़ता है, उनमें अपने आप को समायोजित करना पड़ता है, अपने जो है धैर्य को धारण करना पड़ता है, और अच्छे तरीके से अपनी परिस्थिति आपको जो मिली है, जो आपको कर्तव्य मिला है, उस कर्तव्य को आप कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करेंगे। ठीक है, जुझारू व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और किसका एडजस्टमेंट, जैसे कि एजुकेशनल, तो ये एजुकेशनल आपको शैक्षिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ होंगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यावसायिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी। इसके अलावा
जो है मैरिटल यानी कि जो शादी संबंधित यानी वैवाहिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि वैवाहिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, धीरे धीरे करके आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी विवाह की एज होगी, उनके बारे में सोचेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे, उनके जो है या अपने व्यवसाय के बारे में सोचेंगे, अपनी शिक्षा के बारे में भी सोचेंगे, इसके अलावा अपनी शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये अपनी शादी हो सकती है, और जब आप और ज़्यादा बड़े होंगे जो है तो अपने बच्चों के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा। इसके अलावा जो है पेरेंटहुड माने क्या होता है, यानी कि जो आपके जो प्रतित्व है, यानी कि खास करके बात की जाए जो आपके जो पेरेंट हैं यानी कि माता पिता हैं, उनके प्रति आपके जो उत्तरदायित्व होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं जब आप बड़े होते हैं। ठीक, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको जो है इतना बड़ा किया खिला पिला करके, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए कुछ करें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको अच्छे तरीके से जीवन यापन करने के लिए अग्रसर करें, उनको सुख सुविधा प्रदान करें, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपकी क्लियर चीज़ें समझ में आ गई। ये सजेस्टेड कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इससे मतलब नहीं, मैंने जो है आपको बुक्स सजेस्ट कर दी, आप लोग बुक्स देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेबस लगभग समाप्त हो जाता है। बस यहीं तक हमको जो है यही 8 इकाई पढ़नी है। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो ये 8 इकाइयों के माध्यम से आपका सिलेबस लगभग समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार से किसी जो है अलग जो है यानी एजुकेशन का सिलेबस आपका बचा हुआ है, एंसेंट हिस्ट्री का सिलेबस आपका बचा हुआ है, साइकोलॉजी का, फिलोसॉफी का, और एक सिलेबस और साथ बचा हुआ है किसी सब्जेक्ट का, फिज़िकल एजुकेशन का। तो इन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मैं जल्दी करवा दूंगा। बाकी सब्जेक्ट लगभग सभी सब्जेक्ट के हो चुके हैं। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और होम साइंस का आज हो ही गया, मध्यकालीन इतिहास का आज हो गया। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे कल इकोनॉमिक्स का हो गया था, और संस्कृत का, दोनों देख लीजिए सभी लोग। और प्लेलिस्ट, सभी की प्लेलिस्ट मैंने सेट मतलब कि प्लेलिस्ट अभी एक ही बना दी है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस उसमें मैंने जो है रख दिया है। और कुछ आपसे मतलब पेपर से संबंधित रणनीति कुछ बताएंगे, उसको भी उसी प्लेलिस्ट में मैं मतलब कि रख दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट, सभी को बाय, और सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, आई लव यू, धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल भी इसमें होता है, भी ध्यान रखिएगा। ओके, 3rd सेमेस्टर की मैंने बात की, और सिलेबस मैंने विस्तार बताया आपको, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू।